हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज अपन एक रेलवे के एक टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो रेलवे में अनुकंपा के बेस पे नियुक्ति दी जाती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी रेल कर्मचारी जितने भी हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके बाद आपके परिवार को पता होना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं, किस आधार पर आपके जॉब का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, कंपैसिनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट। ये वीडियो पूरा इन्फॉर्मेटिव है, आपको सब कुछ जानने को मिल जाएगा, बस लास्ट तक धैर्य बनाए रखें, पूरा देखते जाएं। देखो, सबसे पहले ये जॉब क्यों दी जाती है? जब रेलवे को लगता है कि जो परिवार में कमाने वाला व्यक्ति था वो चला गया है और अब परिवार की कंडीशन ठीक नहीं है, तो उनको आर्थिक संकट से उभरने के लिए ये जॉब दी जाती है। अब ये जॉब कब कब दी जा सकती है? जब रेलवे की सेवा के दौरान उसकी डेथ हो जाती है तब। सेकंड दी जाती है मिसिंग एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय गुमशुदा हो गया, तो उसके लिए एक शर्त है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उसके लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड है और उसके बाद जीएम की स्वीकृति मिलती है। बस इसमें शर्त ये है कि कोई रेलवे के नियमों का कोई दुरुपयोग ना कर रहा हो, कोई फ्रॉड ना हो, इस आधार पर इसको जांच की जाती है। तीसरी दी जाती है जब एम्प्लॉय अनफिट हो जाए, मेडिकली अनफिट हो जाए, जब रेलवे को लगे कि ये अनफिट है और ये काम करने के लायक नहीं है, तो उनके कंपैसिनेट ग्राउंड पे जॉब दी जा सकती है। चौथा ये है कि भाई ये परिवार का ये एक राइट नहीं है, बस ये देखते हैं कि इसकी आर्थिक स्थिति खराब है परिवार की, इसी आधार पर दी जाती है। अब इसके लिए पात्रता क्या क्या है, किस किस को दी जा सकती है? एक तो सबसे बड़ी बात, ध्यान रखने वाली बात यह है, परिवार में केवल एक ही व्यक्ति को अनुकंपा के बेस पे नियुक्ति मिल सकती है। सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखा जाता है स्पाउस को, उसके बाद में दिया रखा जाता है बच्चों को, वो गोद लिया हुआ बच्चा भी हो, बस शर्त यह है कि वो उसके डेथ से पहले वो कानूनी प्रक्रिया वो पूरी हो गई हो। तीसरी दी जा सकती है उनके भाई बहन को, आश्रित जो भाई बहन है, जब कर्मचारी तलाकशुदा है या अनमेरिड है तो उनके भाई बहन को जॉब दी जा सकती है। चौथा होता है विवाहित विधवा तलाकशुदा बेटी हो, बस ये है कि वो कर्मचारी के परिवार के ऊपर आश्रित थी, और आजकल ये नवीनतम सर्कुलर के अनुसार ये भी कर दिया गया, बेटियों को बेटों के समान ही अधिकार दे दिए गए हैं। ये बहुत ही अच्छा काम किया गया है रेलवे के द्वारा। अब जब कंपैसिनेट ग्राउंड पर अपन जॉब लेने जाते हैं, तब कई बार क्या होता है कि जो परिवार का जो बेटा है बेटी है वो क्या होता है, नाबालिग होता है। तो उस केस में क्या होता है, कर्मचारी उस केस में परिवार को रेलवे को सूचित करना पड़ता है, फाइल पुटअप करनी पड़ती है, एक एप्लीकेशन पुटअप करनी पड़ती है कि हम अभी नाबालिग हैं, तो इसलिए हमें अभी जॉब नहीं ले सकते, उसके बाद में जॉब लेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले नाबालिग का पंजीकरण कराना पड़ता है। मृत्यु के समय बच्चा नाबालिग हो तो माता पिता उसका सीजी हेतु पंजीकृत करवाते हैं। और अब पंजीकरण में क्या होता है, जब बच्चा 18 साल का होगा, वयस्क हो जाएगा, तब वो स्वयं आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। और ये आपको बता ही दिया गया, एक परिवार में केवल एक को ही जॉब दी जा सकती है। अब ये जॉब देने के लिए कौन सक्षम अधिकारी है, कितने लेवल तक दी जाती है, किस बेस की जॉब दी जाती है? कई बार क्या होता है, पता नहीं होता है ना कर्मचारियों को किस किस आधार पर अपने फ़ायदा उठा सकते हैं, तो बहुत लॉस हो जाता है, और तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब नियुक्ति किसको दी जाती है, नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? एक बात ध्यान रखना, लेवल 7 तक नौकरी दी जा सकती है। लेवल 1 से लेकर 6 तक के लिए जॉब देने के लिए सक्षम अधिकारी हैं, डीआरएम हैं, सीडब्ल्यूएम हैं, पीसीपीओ हैं, कोई भी जॉब दे सकते हैं। लेवल 7 में अगर किसी को जॉब देनी है तो उसके लिए सक्षम अधिकारी जीएम है, जीएम के पास एप्लीकेशन जाती है, जीएम सैंक्शन करते हैं। अब कितने समय में ये मामला है वो निपटारा हो जाना चाहिए? देखो, अगर ड्यूटी के दौरान ही डेथ हो गई है तो 1 महीने के अंदर निपटारा हो जाना चाहिए, प्रायोरिटी पे रखा जाता है। रेल दुर्घटना में अगर डेथ हुई है तो उसको 3 महीने के भीतर, और मेडिकली अनफिट हो गया है तो उसको भी 3 महीने के भीतर, और मेडिकल डिकैटेगराइज किया गया तो 5 वर्ष की, बस ये 5 वर्ष प्लस सेवा उसकी लागू रहनी चाहिए।
शेष रहनी चाहिए, उसके आधार पर ही जॉब दी जाती है। अब आवेदन की समय सीमा अगर आवेदन करते समय लेट कर दी तो उसको भी सैंक्शन करने की अलग अलग अथॉरिटी हैं। घटना की तारीख से 5 वर्ष के भीतर आवेदन आवश्यक है। अगर 5 साल से देरी कर दी कि मान लो डेथ हो गई, पहले पता नहीं था और उसके बाद में आवेदन करते हैं, तो उसके लिए मंजूर करने के लिए अधिकारी अलग अलग हैं। 5 वर्ष से 20 वर्ष तक के मामलों में डीआरएम सीडब्ल्यूएम भी कर सकते हैं। 20 से 25 वर्ष से ज़्यादा मामला है तो जीएम करते हैं व्यक्तिगत स्तर पर। 25 साल से पुराना है तो वो रेलवे बोर्ड करते हैं। और वयस्क होने की स्थिति में 2 वर्ष के भीतर ही कर सकते हैं डीआरएम और सीडब्ल्यूएम। अब इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है? अब शैक्षणिक योग्यता के मतलब उस टाइम पे अगर जॉब दे रहे हैं तो उस टाइम पे ये देखा जाता है कि जो बच्चा है, बच्ची है, कोई भी स्पाउस है, वो कितना क्वालिफाइड है, उसके आधार पर ही जॉब दी जाती है। तो ये देखते हैं कट ऑफ थी उस समय उसके पास क्वालिफिकेशन क्या थी। तो आवेदन करते समय उसके पास जो योग्यता थी वही ही आधार मानी जाती है। अगर उस समय वो कुछ कर रहे हों, अगर कोई कोर्स कर रहे हों तो उनको वो कोर्स पढ़ने के लिए 5 साल की अनुमति दी जाती है। कि अगर मान लो कि कर्मचारी के साथ कोई दुर्घटना हो गई, उसके बाद में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसके लिए 5 साल का टाइम दिया जाता है कि 5 साल में आप वयस्क होने की स्थिति में है, माइनर नहीं वयस्क होने की स्थिति में है, तो आपको 5 साल का टाइम दिया जाता है कि आप 5 साल अपना कोर्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद में आपको उसकी बेस की जॉब दे दी जाएगी। अगर बच्चा माइनर है और जब वयस्क होगा तब वो क्या कर रहा है, तब अगर उसका कोर्स चल रहा है तब भी वो 5 साल के लिए अपने रिलैक्स ले सकता है कि 5 साल की मुझे अनुमति और दो, मैं 5 साल आगे पढ़ रहा हूँ, मेरा ये कोर्स ऑन गोइंग है। इसके आधार पर भी उसको छूट दे दी जाती है पढ़ने की। अब चाहे उसने कितनी ही जॉब, अब ये देखो जानकर बहुत अच्छी बात है, उसने चाहे कितनी जॉब कर रखी हो, चाहे कुछ पीएचडी कर रखी हो, एमबीए कर रखी हो, केवल लेवल 7 तक ही जॉब मिलेगी। और उसको हमेशा इनिशियल ग्राउंड पर रखा जाता है, मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जहाँ पे होती है उसी आधार पे उसकी नियुक्ति दी जाती है। और एजुकेशन ऐसा नहीं है कि 10th पास है और उसको कह देंगे भाई अपन ये कंपनसेटेड अधिकारी का लड़का है, लड़की है तो इसको लेवल 6 की जॉब दे दो, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए किसी प्रकार की छूट का कोई प्रावधान नहीं है। अगर पत्नी है तो इस विशेष नियम है कि अगर लेवल अनपढ़ है तो उसको लेवल 1 में जॉब दी जाती है। अब इसके लिए छूट भी होती है। कई बार क्या होता है कि एज ऊपर निकल जाती है, कम पड़ जाती है, उसके आधार पर भी नियम है। उम्मीदवार पर आयु सिद्धि भर्ती के जो नियम होते हैं उसी के अनुसार नियम लगते हैं। अब ऊपरी आयु में अगर मतलब 30 साल तक की जॉब ले सकते हैं और वो बंदा हो गया 32 साल का हो गया तो उसके लिए लेवल 1 में अगर छूट लेनी हो तो वो डीआरएम और सीडब्ल्यूएम दे सकते हैं। उसके अलावा अगर छूट लेनी हो तो पीसीपीओ से अप्रूवल लेनी पड़ती है। और माइनर है अगर बच्चा तो अगर 18 साल मिनिमम एज चाहिए होती है, अगर बच्चे की एज 17 साल ही है तो जीएम के पास जा सकते हैं। जीएम 1 साल का उसको रिलैक्सिंग पीरियड दे सकते हैं और वो 17 साल में भी जॉब दे सकते हैं। और 1 वर्ष से ज़्यादा चाहिए तो वो रेलवे बोर्ड जाएगा हमेशा। अब ये देखो इम्पोर्टेंट बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर पति और पत्नी दोनों रेलवे में थे तब किसी की डेथ हो गई तो एक को ही नियुक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं है कि 2 हो गए तो दोनों को नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। और उससे जब जॉब दी जाती है तो उससे अंडरटेकिंग ली जाती है, बच्ची से अंडरटेकिंग ली जाती है कि वह है ना हमेशा परिवार का भरण पोषण करेगा। और अगर वह भरण पोषण करने में विफल रहा तो उसकी नियुक्ति क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। और ध्यान रखने लायक बात यह है कि उसके बाद में किसी और को जॉब नहीं मिलेगी। और अगर कोई कर्मचारी गुमशुदा था और वो लौट गया तो लापता था और वापस आ गया तो उसकी नौकरी, जो बच्चे को नौकरी दी गई थी, वो विड्रॉ कर ली जाएगी। और इसमें ध्यान ये रखा जाता है कि अनुकंपा नियुक्त कर्मचारी है उसको नियुक्ति होम टाउन के नज़दीक देने की ही कोशिश की जाती है। अब बच्चा मान लो कि किसी ने क्वालिफिकेशन कर रखी थी, ग्रेजुएट था और उसको लेवल 5 में जॉब दे दी तो उसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। उसको उस लेवल 5 के सूटेबल टेस्ट होता है, वो टेस्ट पास करना होता है, 1 बार में पास करना होता है। अगर 1 बार में पास नहीं कर पाए तो सेकंड चांस डीआरएम द्वारा, सीडब्ल्यूएम द्वारा दिया जा सकता है। तीसरा चांस लेना है
तो जीएम की स्वीकृति चाहिए होती है। चौथा चांस स्पेशल, मतलब हर किसी को नहीं मिलता है, केवल विधवा पत्नी को ही मिलता है या पति हो उसको ही मिलता है। वो भी जीएम के लिए जीएम से ही आवेदन करना पड़ता है। और इसके लिए एक बड़ी बात यह है, सभी उम्मीदवारों को मेडिकल कैटेगरी जो पास करनी होती है और जो ट्रेनिंग होती है वो पास करना अनिवार्य है। अब कई बार क्या होता है कि 2 वाइफ होती हैं, तो 2 वाइफ के मामले में क्या मामला है कि 2 वाइफ में होता है कि सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखी जाएगी फर्स्ट वाइफ। अगर फर्स्ट वाइफ पात्र नहीं है तो उसके बच्चों को दी जाएगी। सेकंड वाइफ को अनुकंपा के बेस पे नियुक्ति नहीं दी जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि दूसरी पत्नी है उसके बच्चों को है ना नियुक्ति दी जा सकती है। बस उसके लिए शर्त यह है कि जो फर्स्ट वाइफ के जो बच्चे हैं उनसे एनओसी लेनी पड़ती है। अब देखो, ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, इसमें ऑफिसर का बच्चा होगा। रेलवे अधिकारियों के बच्चों को भी सीजीए पर नौकरी मिल सकती है। जीएम ग्रुप सी के पदों पर ही पद पर नौकरी दी जाती है। ये ऐसा नहीं है कि सीधा अधिकारी बना देंगे। और एक बात और है, अगर किसी को क्लरिकल पोस्ट दी गई है तो उसको 2 साल के अंदर टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य है। अगर 2 साल में वो पास नहीं करते हैं तो उनकी सेवा को समाप्त कर दिया जाता है। ऐसा होता नहीं है, हालांकि 2 साल में हो जाता है। अगर नहीं भी होता तो कहीं और उसको पोस्ट दे देते, कहीं और लगा देते हैं फिर उसको। अब ये हुआ, अगर बच्चे को जॉब दी गई, जॉब देने के बाद में उसकी बच्चे के साथ कुछ दुर्घटना हो गई तो क्या होता है, प्रारंभिक ट्रेनिंग के दौरान ही अगर ट्रेनिंग की उसकी डेथ हो जाती है तो दूसरे बच्चे के लिए आवेदन किया जा सकता है। और अगर फर्स्ट पत्नी जीवित नहीं है तो वो दूसरी पत्नी भी वो आवेदन कर सकती है। इसको छोड़ो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगर वो ट्रेनी अनमेरिड था तो उसके बच्चों को भी जॉब, उसके भाई बहन को भी जॉब दी जा सकती है। अब इसमें जो भी बताया वीडियो में एक बार दोबारा देख लेते हैं। प्राथमिकता दी जाती है सबसे पहले पत्नी को, सबसे पहले पति या पत्नी को दी जाती है, उसके बाद बच्चों को, फिर आश्रित भाई बहन को, फिर आश्रित बेटी को दी जाती है। नौकरी दी जा सकती है लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक। डीआरएम और शेड्यूल में पावर रखते हैं, साथ में देनी हो तो जीएम रखते हैं। आवेदन 5 वर्ष में करना होता है। 20 वर्ष तक के लिए पावर है सीडब्ल्यूएम के पास, 25 वर्ष तक के लिए जीएम, उसके ऊपर रेलवे बोर्ड जाएगा। और ग्रुप सी में दी जाती है, चाहे कितनी योग्यता रखी हो। और 2 पत्नियां हो तो पहली पत्नी को दी जा सकती है और दूसरी पत्नी के बच्चों को दी जा सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स, और आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।